Hello everyone, welcome to my second video of enrollment agent. In this video, we will talk about preliminary work to prepare tax return. In this video, we will discuss about special filing requirements which are related to foreign income for reporting foreign financial accounts. जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर दो मेन हैं. फर्स्ट इज़ FBAR एंड सेकंड इज़ फॉर्म 8938. तो FBAR क्या है? FBAR स्टैंड्स फॉर फॉरेन बैंक अकाउंट रिपोर्ट. फॉरेन बैंक अकाउंट रिपोर्ट, FBAR, FBAR. ये इसको ऑफिशियली बुलाते हैं. इसके केस में अपन को जो भी टैक्स पेयर है उसको फिनसेन फॉर्म 114 की रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, विच इज़ रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल बैंक एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. ये कोई टैक्स फॉर्म नहीं है, ये जस्ट एक रिपोर्ट है जो टैक्स पेयर को फाइल करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिकली यूएस के ट्रेजरी को. यूएस का ट्रेजरी कौन है? यूएस का ट्रेजरी है फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क. सो FBAR की रिपोर्ट, इन शॉर्ट FBAR की रिपोर्ट आपको फाइल करनी पड़ेगी फाइनेंशियल क्राइम एंड एनफोर्समेंट नेटवर्क को. रिगार्डिंग कौन कौन FBAR के लिए एप्लीकेबल होगा, ये कंडीशंस, इसके लिए आपको 3 कंडीशंस को ध्यान रखना होगा. फर्स्ट, वो यूएस पर्सन होना चाहिए, उसके पास फॉरेन फाइनेंशियल अकाउंट्स होना चाहिए, और फॉरेन फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो टोटल वैल्यू है वो $10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी कैलेंडर ईयर में या ड्यूरिंग द ईयर. FBAR के केस में आपको तीन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है जो रिक्वायरमेंट्स हैं. फर्स्ट है यूएस का पर्सन होना चाहिए. सेकंड, उसके पास फॉरेन फाइनेंशियल अकाउंट्स होने चाहिए, और उसकी टोटल फॉरेन फाइनेंशियल अकाउंट्स की वैल्यू $10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइम कैलेंडर ईयर में. यहाँ मैंने स्पेसिफिकली बोला है किसी भी टाइम कैलेंडर ईयर में, मतलब अगर वो 1 मिनट भी उस कैलेंडर ईयर में 1 सेकंड के लिए भी अगर कभी उसकी वैल्यू $10,000 से ज़्यादा होती है तो उसको FBAR उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा. ओके. अगर डेडलाइन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल होगा और इसकी डेडलाइन होगी आपकी अप्रैल 15. ये एक्सटेंड हो सकती है अक्टूबर 15 तक, पर उसके लिए आपको एक्सटेंशन फाइल करना पड़ेगा. पेनल्टीज़ की बात करें तो पेनल्टीज़ इसकी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है. इसकी वजह यह है कि अगर आपने इसको जानबूझ के फाइल नहीं किया FBAR को, आपको पता था आपको FBAR एप्लीकेबल है, बट आपने इसको फाइल जानबूझ के नहीं किया है, तो $1,00,000 तक आपको, या फिर 50% ऑफ टोटल अकाउंट बैलेंस, टोटल जो अकाउंट बैलेंस है उसका 50%, इन दो 1,00,000 और 50% टोटल अकाउंट बैलेंस में से जो भी ज़्यादा हो उतना आपको पे करना पड़ सकता है पेनल्टी. लेकिन अगर आपको पता नहीं था और किसी वजह से आपको बाय मिस्टेक आप उसको फाइल नहीं कर पाए, तो उस केस में आपको $10,000 की पेनल्टी लग सकती है. पर उस केस में आपका जो कॉज है, जो मतलब आपने रीज़न है, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए. अगर FBAR को एप्लीकेबल नहीं करवाना चाहते हैं तो उस केस में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा. वो है फर्स्ट कि आपको प्रॉपर आपके रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, आपको रिकॉर्ड्स प्रॉपर रखने पड़ेंगे. सेकंड, कि आपको प्रॉपरली मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपके फॉरेन अकाउंट्स का बैलेंस किसी भी ईयर में किसी भी टाइम $10,000 से ज़्यादा ना हो. अगर इन दोनों चीज़ों का आपने प्रॉपरली मैनेज कर लिया तो आपके ऊपर FBAR एप्लीकेबल नहीं होगा. अदरवाइज़ कन्फर्मली FBAR आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा. अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपन डिस्कस करेंगे अभी.
फर्स्ट एग्जांपल है कि मिस्टर रॉब एक यूएस टैक्स पेयर है, उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं आउटसाइड यूएस में। उन्होंने 5 फेब को $2000 यूके में इन्वेस्ट किए, 8 जून को $5000 ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट किए और 15 नवंबर को $3001 इंडिया में इन्वेस्ट किए। अब इनकी अगर आप टोटल वैल्यू करें तो इसकी टोटल वैल्यू होती है $10,001, $10,001। इस केस में क्योंकि आपका अमाउंट $10,000 से $1 ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे आपको एफ बार एप्लीकेबल होगा। कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो फॉरेन फाइनेंशियल अकाउंट्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे और उनको इंक्लूड किया जाएगा, उसमें है फर्स्ट है फॉरेन बैंक अकाउंट, फॉरेन ब्रोकरेज एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फॉरेन पेंशन अकाउंट, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, सर्टेन क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स, फॉरेन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, लेकिन इसमें कौन से इंक्लूड नहीं है वो हैं यूएस अकाउंट होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो ऑन फॉरेन एक्सचेंज विथ नो अकाउंट स्ट्रक्चर। ओके, ये कुछ अकाउंट हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, अदरवाइज जो मैंने पहले बताए थे वो सारे अकाउंट्स में इंक्लूड होंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्म 8938 स्पेसिफाइड फॉरेन एसेट। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्म 8938 क्या है? फॉर्म 8938 यूएस का एक फॉर्म है जो कि स्पेसिफाइड फॉरेन फाइनेंशियल एसेट के केस में एप्लीकेबल होता है। अगर इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो मैं भी बताऊंगा उससे ज़्यादा हो तो उस केस में ये एप्लीकेबल होगी। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर कोई यूएस रेजिडेंट है जो यूएस में रह रहा है तो उसको फॉर्म 8938 ज़रूर फाइल करना पड़ेगा। कब? अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यू $50,000 से ज़्यादा है लास्ट डे ऑफ द ईयर को। ईयर एंड पे अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यू $50,000 से ज़्यादा है तो उसको ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेकंड, अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यू $75,000 से ज़्यादा है किसी भी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट, कि आपकी एग्रीगेट वैल्यू $50,000 से ज़्यादा ना हो ईयर एंड पे। सेकंड, आपकी ड्यूरिंग द ईयर $75,000 से ज़्यादा का कभी कोई भी अमाउंट ना हो। ओके, अगर आप यूएस रेजिडेंट हैं और आपकी एग्रीगेट वैल्यू $50,000 से ज़्यादा नहीं है एट द एंड ऑफ द ईयर, या आपकी वैल्यू $75,000 से ज़्यादा नहीं है ड्यूरिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको फॉर्म 8938 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर केस ये हुआ कि यूएस रेजिडेंट है लेकिन यूएस में नहीं रहता हो, बाहर रहता हो, उस केस में हम देखेंगे कि उसकी एग्रीगेट वैल्यू अगर 2 लाख से ज़्यादा है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको फॉर्म 8938 फाइल करना पड़ेगा। या उसकी एग्रीगेट वैल्यू मोर देन 3 लाख है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो उसको ये फॉर्म 8938 फाइल करना पड़ेगा। सेम केस, अगर इन दोनों ही केस के अंदर अगर वो ये दोनों ही केस था सिंगल पर्सन के लिए, अगर कोई सिंगल पर है तो उस केस में उसको ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कोई मैरिड फाइलिंग जॉइंटली स्टेटस वाला है
जो जॉइंट रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उस केस में ये दोनों ही थ्रेशोल्ड लिमिट डबल हो जाएंगी। जहाँ 50 सिंगल पर्सन अगर लिविंग इन यूएस है, उस केस में ये 50,000 की जगह 1 लाख की हो जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, और 75,000 की जगह 1,50,000 हो जाएगी ड्यूरिंग द ईयर। सेम अगर वो आउटसाइड यूएस है तो 2 लाख की जगह एग्रीगेट वैल्यू एट द एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर 4 लाख हो जाएगी, और ड्यूरिंग द ईयर अगर 3 लाख की है तो वो 6 लाख हो जाएगी। इसके अंदर फॉरेन एसेट के अंदर वो सारी एसेट इंक्लूड होगी जो फॉरेन एसेट की तरह ट्रीट की जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक अकाउंट को ही फॉरेन एसेट मानेंगे, इसके अंदर सारी एसेट लाइक बैंक अकाउंट्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गई, कोई फॉरेन एंटिटी इंटरेस्ट हो गया, वो सभी को स्पेसिफाइड फॉरेन एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। फाइलिंग रिक्वायरमेंट और पेनल्टीज़ की बात करूँ तो इसका फॉर्म एनुअली आईआरएस को फाइल किया जाता है फॉर्म 1040 के साथ। अगर इसको फाइल करने का फेलियर होता है तो इस केस में आपको पेनल्टी लगेगी, जो कि जो टैक्स अथॉरिटी है वो स्क्रूटनाइज करके आपको पेनल्टी लगाएगा। इस केस में जो फॉरेन एसेट्स इंक्लूड की जाती है उसमें है फॉरेन बैंक अकाउंट्स, फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट, फॉरेन स्टॉक नॉट इन अ यूएस अकाउंट, ओनरशिप इन फॉरेन कॉरपोरेशन, फॉरेन पार्टनरशिप इंटरेस्ट, फॉरेन म्यूचुअल फंड, फॉरेन बॉन्ड्स, फॉरेन पेंशन प्लान्स, फॉरेन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद कैश वैल्यू। बट इसके अंदर क्या क्या नहीं इंक्लूड किया जाएगा उसमें है फॉरेन रियल एस्टेट हेल्ड डायरेक्टली, फॉरेन रियल एस्टेट used as a home or rental asset in US brokerage account। नाउ मेरे पास आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट, कि कोई यूएस सिटीज़न है जो यूएस के अंदर रह रहा है, उसकी जर्मनी की इनकम $40,000 है और उसके पास स्टॉक्स हैं किसी कंपनी के अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास। तो यहाँ पे उसकी फॉरेन एसेट हुई $90,000, स्पेसिफाइड फॉरेन एसेट $90,000, और एज पर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट की अगर बात करें तो फर्स्ट थ्रेशोल्ड लिमिट थी कि अगर एट लास्ट डे ऑफ द ईयर अगर $50,000 हुआ तो एप्लीकेबल होगा। तो अगर अपन देखें तो अगर उसकी टोटल वैल्यू उस ईयर के अंदर 90,000 है तो फर्स्ट क्राइटेरिया को ये फुलफ़िल करता है थ्रेशोल्ड लिमिट को, इसलिए एप्लीकेबल होगा। सेकंड क्राइटेरिया 75,000 का ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ड्यूरिंग दिस मैक्सिमम 75,000 होना चाहिए। वो क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता है, बट फर्स्ट क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो रहा है, इस वजह से इसके ऊपर इसको फॉर्म 8938 फाइल करना ज़रूरी होगा। सेकंड एग्जांपल है, एक यूएस सिटीज़न है लिविंग आउटसाइड यूएस है, उसके पास एक अपार्टमेंट है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हाँ एक अपार्टमेंट है जिसकी वैल्यू है $2 लाख। दूसरा अपार्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया में जिसकी वैल्यू है $4 लाख। उसका बैंक अकाउंट है इंडिया में, उसकी वैल्यू है $9,000। क्या इसके ऊपर फॉर्म 8938 एप्लीकेबल होगा? यस, इसके ऊपर फॉर्म 8938 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था स्पेसिफाइड फॉरेन एसेट की अगर बात करूँ तो उसके अंदर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होती, बट यहाँ पे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, इस वजह से उस पर फॉर्म 8938 एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ वी टॉक अबाउट एफ बार
वर्सेस फॉर्म 8938। काफ़ी सिमिलरिटीज़ लगती है FBAR और 8938 के अंदर, बट आपको ये याद रखना है कि आपको दोनों ही फॉर्म फाइल करने ज़रूरी है। ओके, तो इन क्या डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इन दोनों फॉर्म को फाइल करना ज़रूरी होता है, वो हम अपन डिस्कस करते हैं। सो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, FBAR फाइल होता है फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क को, इसका फॉर्म होता है FinCEN 114, जबकि 8938 फाइल होता है IRS को, इसका फॉर्म होता है 1040, जो कि एक एनुअल टैक्स रिटर्न होता है। इसकी अगर ड्यू डेट की बात करें FBAR की, तो उसका 15 अप्रैल इसकी ड्यू डेट होती है, जबकि एनुअल टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट जो भी IRS के अकॉर्डिंग एनुअल टैक्स रिटर्न की डेट होगी वही उसकी एप्लीकेबल डेट होगी। थर्ड, इसकी FBAR की थ्रेशोल्ड लिमिट $10,000 है टोटल, जबकि फॉर्म 8938 की थ्रेशोल्ड लिमिट $50,000 से लेके $6 लाख तक है, और ये डिपेंड करता है। ओके, है आपको जो थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उन थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग इतना होता है। ओके, FBAR के अंदर फॉरेन अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन फॉर्म 8938 के अंदर सिर्फ फॉरेन अकाउंट्स इंक्लूड नहीं होते, इसके अलावा इसके अंदर सारे ही अकाउंट इंक्लूड होते, सारे फॉरेन अकाउंट इसके अंदर इंक्लूड होते